शापते। 8वीं कक्षा में विषय हिंदी में कविता 8 का आज अभ्यास करेंगे। इस कविता का नाम है माँ कह एक कहानी। तो सभी छात्रों को कहानी सुनना बहुत पसंद है ना? सबको कहानी सुनना बहुत पसंद है। सब अपने दादा दादी नाना से, मम्मी और पापा से कहानी सुनते हैं। इस कविता का कवि है मैथिली शरण गुप्त। जो उस मैथिली शरण गुप्त का जन्म इसी सन 1886 में हुआ था और उसका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिला के चीर गांव में हुआ था। बचपन से ही कविता में उसकी बहुत रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की तरफ मुड़े थे और उनकी कविता में निखार आ गया था। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक अन्नानायकों में से एक थे। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त का जो लिखित महाकाव्य है उस काव्य का नाम है साकेत। इसके बाद उसने यशोधरा, पंचवटी, भारतवर्ती तथा जयद्रथ वध आदि इसकी मुख्य काव्य कृतियां है। और मैथिली शरण गुप्त का निधन सन 1964 में हुआ था। तो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह उक्ति चरितार्थ हुई है। इस कविता में मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, कवि ने इस उक्ति को इस कविता में चरितार्थ की गई है। गौतम बुद्ध के जीवन से संवाद शैली में इस कविता का प्रकार है संवाद शैली। संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख किया गया है, जिसमें उनका पुत्र राहुल मां यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिससे उपर्युक्त उक्ति परिभाषित हुई है। गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ की पत्नी गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा और उसके बेटे का नाम है राहुल। राहुल अपनी माँ यशोधरा से एक कहानी सुनाने को कहता है। तो अब हम इस कहानी का आगे का अभ्यास करेंगे। माँ कह एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। माँ कह एक कहानी। गौतम बुद्ध का बेटा राहुल माँ यशोधरा से कहानी सुनाने को कहता है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। तो यशोधरा पुत्र राहुल से कहती है क्या तूने मुझको अपनी नानी समझ लिया है कि तू मुझे कहानी सुनाने को कहता है? तब राहुल अपनी माँ से कहता है, कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। चेटी का मतलब होता है दासी, कि ये महल की सभी दासी मुझसे यह कहती है कि तू मेरी नानी नहीं तो क्या हुआ, लेकिन मेरी नानी की बेटी तो हो ना, इसीलिए तुम मुझे कहानी सुनाओ। कहमा कह लेटी ही लेटी। कहमा कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी? माँ कह एक कहानी। माँ तुम बैठी बैठी मुझसे कहानी न कहो तो कोई बात नहीं, लेकिन माँ तुम लेटी ही लेटी सोते सोते मुझे कहानी सुनाओ। कहानी में कौन था, राजा था या रानी? तुम जो मुझे कहानी सुना रही हो उस कहानी में कौन है, राजा था या रानी? माँ कहो एक कहानी। माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। तूहे हठी मानधन मेरे सुन उपवन में बड़े सवेरे। हठी का मतलब होता है जिद्दी। तुम जिद्दी, मानधन यानी कि पुत्र, मानी का पुत्र। तुम्हें
हठी मानधन मेरे, तुम बहुत जिद्दी हो, जो बात लिए जाते हो वो बात करवा कर रहते हो। तू है हठी मानधन मेरे, तुम मेरे पुत्र बहुत जिद्दी हो, बहुत हठी हो। सुन उपवन में बढ़े सवेरे, उपवन का मतलब होता है बगीचा, बाग। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बढ़े सवेरे। अब मैं तुम्हें कहानी सुना रही हूँ, अब तुम सुनो। तुम बहुत जिद्दी हो, हठी हो, कहानी सुनकर ही रहोगे, तो अब तुम कहानी सुनो। बढ़े सवेरे उपवन में बहुत सुबह बगीचे में तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुरभि मनमानी। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुरभि मनमानी। तात का मतलब होता है तुम्हारे पिता। भ्रमण यानी कि बगीचे में घूमना, उद्यान में घूम रहे थे। सुरभि, सुरभि का मतलब होता है सुगंध। सुरभि का मतलब मनमानी, मन को पसंद आए ऐसी सुगंध, सुवास। अब यशोधरा राहुल से कहते हैं, तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुरभि मनमानी। अब तुम कहानी सुनो। एक दिन बहुत सवेरे तुम्हारे ताता, तुम्हारे पिताश्री उद्यान में भ्रमण करते थे। सारे उद्यान में बहुत फूलों की सुगंध आ रही थी। मन को पसंद आए, मन को अच्छी लगे ऐसी मनमानी सुरभि जो तरफ फैल रही थी। जहां सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। जहां सुरभि मनमानी, हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है। जिस उपवन में सुरभि से हमको अच्छी लगे ऐसी सुरभि सारे उपवन में फैल गई है। हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है। वण वण के फूल खिले थे, जलमल कर हिम बिंदु झिले थे। वण वण का मतलब होता है अलग अलग, तरह तरह के, अलग अलग के तरह तरह के जिस उद्यान में फूल खिले थे, जलमल कर हिम बिंदु झिले थे। जलमल यानी कि बिंदु यानी कि हवा का जो पानी पे जो बूंद होती है उसे बिंदु के, जलमल हिम बिंदु यानी कि ओस, जो पानी से जो मोती जैसी जो पानी की बिंदु होती है, हिम बिंदु ठंडे पानी की जो बिंदु होती है मोती जैसे उसका आकार होता है, मोती की तरह वो चमकता है। जो हिम बिंदु, जलमल कर हिम बिंदु झिले थे, वड़ा वड़ा के फूल खिले थे। सारे उद्यान में तरह तरह के फूल खिले थे और उस फूल के पंख के ऊपर, फूल की पंखुड़ी के ऊपर जलमल हिम के जो ओस थी, हिम के जो बिंदु था पानी का, हिम के पानी का जो बिंदु था वो झिले हुए थे। हवा के जिस तरह हवा की झोंका आता था वो पानी का बिंदु वो पुल के ऊपर पानी हवा की तरह वो भी झिल मिल रहे थे। पानी का हवा का झोंका जो पानी का बिंदु को हिला रहे थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। जिस तरह हवा का झोंका आता था, हल्का सा हवा का झोंका फूल के ऊपर आता था, तो फूल के ऊपर जो हिम बिंदु थे वे हवा के झोंके के साथ फूल में से लहर कर जो नीचे गिर जाता था। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। जो हवा के झोंके के साथ हिम का बिंदु फूल में से जो हवा के झोंके के साथ लहराता था पानी, आमा मुझे यही कहानी सुननी है। गाते थे खग कल कल स्वर में, खग यानी कि पक्षी, कल कल अपने अपने मधुर कंठ में, मधुर स्वर में। सभी पक्षी, सुबह का वातावरण था, उद्यान में जो तरफ फूल खिले हुए थे, फूल की इतनी सारी सुगंध आ रही थी, सौरभ आ रही थी कि सारा उद्यान फूलों की सुवास से महक उठा था। अब जो पक्षी इस उद्यान में मधुर कंठ में कुछ नया गीत गा रहा था।
पक्षी मधुर स्वर में कुछ गीत गा रहे थे। सहसा, सहसा का मतलब होता है अचानक, अचानक, एकाएक एक हंस ऊपर से गिरा। इस वातावरण में एकाएक हंस ऊपर से उस उद्यान में गिरता है। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ उस उद्यान में भ्रमण कर रहे थे। सारा उद्यान फूलों से खिल उठा था और सुवास भी अच्छी आती थी। एकाएक पक्षी अपने अपने मधुर कंठ में गीत गा रहे थे। एकाएक एक हंस उस उद्यान में ऊपर से गिर पड़ता है। विदध होकर खग सर से हुई पक्षी की हानि। अबे जो पक्षी उस उद्यान में गिरा था, उस पक्षी घायल हुआ था। किसी ने उसका शिकार किया था। विदध, विदध का मतलब होता है घायल हुआ, विधा हुआ, विंधा हुआ, घायल हुआ पक्षी। खग का मतलब होता है पक्षी। विदध होकर खग, जो घायल हुआ था खग शर से, कहां से घायल हुआ था? शर से। हुई पक्ष की हानि, सर से उसकी एक तरह की जो पंख थी, वो पंख घायल हुई थी। उसकी एक तरफ थी जो पंख थी, उसके पंख में तीर लगा हुआ था और वो घायल हुआ था। उस उद्यान में सभी पक्षी अपने मधुर कंठ में कुछ गीत गा रहे थे। एकाएक एक हंस ऊपर से, घायल हुआ हंस ऊपर से उस उद्यान में गिरता है और उस हंस को सर से घायल हुआ था, उसकी पंख में तीर लगा हुआ था। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। राहुल क्या कहता है अपनी मां से? ओहो मां, ये कहानी तो बहुत करुणा भरी कहानी है। जो पक्षी की हानि हुई है, पक्ष की हानि हुई है, जिसके पंख में तीर लगा हुआ है और उसकी पंख उसके सर से अलग हो गई है, मां ये कहानी तो बहुत करुणा भरी कहानी है। जो उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। जो पक्षी घायल होकर, पक्षी का नाम है हंस। जिस पक्षी घायल हुआ है, उस पक्षी का नाम है हंस। 1 मार्क्स में पूछे जाएंगे। कौन सा पक्षी घायल होकर उद्यान में गिरा था? तो उस पक्षी का नाम है हंस। हंस घायल होकर उद्यान में गिरा था। जो उन्होंने पाया, जो उन्होंने उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। घायल हुआ पक्षी, घायल हुआ हंस उद्यान में गिरता है। गौतम बुद्ध उसको देखता है, वो स्तब्ध हो जाता है। एकाएक स्तब्ध हो जाता है। स्तब्ध होकर आश्चर्य से उसे देखने लगता है कि ओहो, ये पक्षी तो घायल होकर गिरा है जमीन पर। वो पक्षी को अपने हाथ में उठा लेता है। जैसे उसने अपने हाथ में हंस को उठाते हैं, तो हंस को बड़ा आराम मिलता है। उसे ऐसा लगता है कि अब मैं अच्छे व्यक्ति के हाथ में आ गया हूँ, तो अब मैं जीवित रह पाऊंगा, क्योंकि ये मेरी जान को बचा लेगा। उसको हंस को ऐसा महसूस होता है। जो उन्होंने उसे उठाया, हंस को घायल हुआ देखकर गौतम बुद्ध चौंक उठते हैं और उसे अपने हाथों में उठा लेते हैं और हंस को नया जन्म मिल जाता है। इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। आखेटक ने उस हंस का शिकार किया था और वह उस आखेटक ऐसा मानता था कि इस पक्षी का शिकार मैंने किया है और मेरा शिकार सही है, मेरा शिकार अच्छी तरह से हुआ है। वो उसने जो पक्षी का शिकार किया था, वो उसे जो लक्ष्य था, उसका लक्ष्य क्या कि मैं ये पक्षी को मारकर ही रहूंगा, और वो पक्षी के ऊपर तीर छोड़ता है और सही जगह पर उसे तीर लगता है। उसका जो निशाना है वो चूकता नहीं। वो अपने जात को महान मानता है। तो ओहो, मैंने तो अपना निशाना लगाया, वो सही रहा और पक्षी घायल होकर गिर गया जमीन पर।
अब वह गौतम बुद्ध के पास आखेटक आता है। आखेटक का मतलब होता है शिकारी। वह शिकारी जिसने हंस को घायल किया है, वह शिकारी गौतम बुद्ध के पास आते हैं और अपने को सिद्धि हासिल हुई ऐसा मानते हैं कि जो उसका लक्ष्य था वो लक्ष्य को उसने हासिल कर दिया। वो अपनी जात से बहुत अपने को महान समझता है। लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी। लक्ष्य सिद्धि का मानी ये एक तरफ से हंस को घायल करता है और दूसरी तरफ से अपनी जात को वह महान मानता है। माँ, यह कहानी तो बहुत कोमल और कठिन कहानी है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खगभक्षी, हठ करने को ठानी। तब उसने जो था खगभक्षी, हठ करने को ठानी। जो आखेटक गौतम बुद्ध के पास आता है और आकर गौतम बुद्ध से अपना शिकार मांगता है। वो गौतम बुद्ध से ऐसा कहता है कि ये पक्षी मुझे दे दो, ये मैंने शिकार किया था और मुझे इस पक्षी को खाना है, इसलिए मैंने उसका शिकार किया था। अब मैंने शिकार किया है इसलिए ये पक्षी मेरा है, तुम्हारा कोई हक नहीं इन पर, तो मुझे ये पक्षी को दे दो। मांगा उसने आहत पक्षी। आहत का मतलब होता है घायल हुआ पक्षी। जो आखेटक गौतम बुद्ध के पास आता है, आकर जो घायल हुआ पक्षी है वो मांगता है। तेरे तात किंतु थे रक्षी, लेकिन तुम्हारे तात तो रक्षण करने वाला था, रक्षा करने वाला था, वो पक्षी को देने वाला नहीं था। पक्षी घायल हुआ तो क्या हुआ, लेकिन अब उसे फिर भी बचाना चाहता था और उसकी रक्षा करना चाहता था। तब उसने जो था खगभक्षी, खग यानी कि पक्षी, भक्षी यानी कि पक्षी का मांस खाने वाला, पक्षी को मारकर उसका मांस खाने वाला जो है शिकारी, उसे खगभक्षी कहे जाता है। हठ करने की ठानी, लेकिन शिकारी माना ही नहीं, उसके वह अपने हठ पर अटक रहा और गौतम उससे कहता है कि इसका शिकार मैंने किया है, अब ये पक्षी मेरा है, तुम्हारा हक कोई नहीं है इस पक्षी को लेने का। लेकिन गौतम बुद्ध तो रक्षा करने वाले थे, वो पक्षी को नया जन्म देना चाहते थे, इसलिए वो आखेटक को देने से मना करते हैं। हठ करने को ठानी, अब बढ़ चली कहानी। आखेटक तो अपनी हट पर अटक था, वह मानने वाला नहीं था, वो उसे तो अपना शिकार चाहिए था, अपना शिकार किया हुआ पक्षी चाहिए था। लेकिन जो गौतम बुद्ध है वो तो रक्षा करने वाला है। जो इस कविता में सबसे अच्छी युक्ति ये है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यह उक्ति मैथिली शरण गुप्त कवि ने इस कविता में चरितार्थ की है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आखेटक है वो पक्षी को मारना चाहते हैं, जो गौतम बुद्ध है वो पक्षी को बचाना चाहते हैं। अब तो हवे राहुल अपने माँ से कहते हैं, माँ ये कहानी तो बहुत आगे चल गई है, बहुत आगे बढ़ गई है, अब क्या होगा? अब बढ़ चली कहानी, ये कहानी तो खूब आगे चल गई है, अब क्या होगा? पक्षी आखेटक को मिलेगा और मेरे पिता ये पक्षी को बचाएगा, अब क्या होगा? हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। यशोधरा राहुल से कहती है कि अब इस विषय में विवाद होता है, इस विषय में पक्षी किसको लेना है, इस विषय में अब बड़ा विवाद होता है। एक तरफ तुम्हारे पिताजी है, वो सदैव है, सदैव यानी कि दूसरों की रक्षा करने वाला और इसके दिल में खूब दया है। दूसरी तरफ आखेटक है, शिकारी है, वो निर्दय है, उसके दिल में दया ही नहीं है, इसलिए उसने तो हंस का शिकार किया है। अब सदैव और निर्दय, सदैव का मतलब होता है खूब दयालु और निर्दय का मतलब होता है दयाहीन, जिसके अंदर दया जैसा कुछ है ही नहीं, ऐसा होती।
तो अब इस हंस के बारे में बहुत सा विवाद होता है तुम्हारे पिता और आखेटक के बीच में। उभय आग्रही थे स्व विषय में, तुम्हारे पिता उसके विषय में आग्रह रखते थे और आखेटक उसके विषय में आग्रह रखते थे। तुम्हारे पिताजी ऐसा कहते थे, गौतम बुद्ध ऐसा कहते थे कि मैं इन पक्षी को मरने नहीं दूंगा, इन पक्षी को मैं नया जन्म दूंगा, उसे बचा लूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। आखेटक ऐसा कहता है कि मैंने इसका शिकार किया है, इसलिए यह पक्षी मेरा है, तुम्हारा कोई हक नहीं है इस पक्षी को लेने का। दोनों अपने अपने विषय में अटक थे। गई बात तब न्यायालय में। अब ये बात न्यायालय में जाते सच्चा और सही पक्ष रखने के लिए ये बात अब न्यायालय तक पहुंचती है। सुनी सभी ने जानी, न्यायालय में ये बात सब सुनते हैं, सब जानते हैं, सब सुनते हैं कि इस बात के क्या, लेकिन क्या बात है कि ये दोनों इस बात को विवाद कर रहे हैं। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। ओहो माँ, ये बात तो सभी ने सुनी, सभी ने जानी, अब ये बात तो बहुत व्यापक हो गई। व्यापक का मतलब है जो तरफ फैलाना, जो तरफ फैल जाना। अब ये बात तो पूरी तरह फैल गई, सभी ने जान ली, सभी ने सुन ली। राहुल तो निर्णय कर इसका न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लो तेरी बानी। अब यशोधरा राहुल से कहती है, तुम कब से मेरी कहानी सुन रहा हो, अब इसके न्याय में तुम्हें न्याय देना है। इस बात पर तुम्हें न्याय देना है कि किसी को न्याय मिलना चाहिए। एक तरफ पक्षी को मारने वाला है, दूसरी तरफ पक्षी का रक्षण करने वाला है, तो दोनों में से सही कौन है? सच्चा न्याय किसे मिलना चाहिए? तुम किसके पक्ष में हो? ऐसा यशोधरा राहुल से कहती है। राहुल तुम निर्णय कर इसका, अब तुम्हें इस कहानी का निर्णय तुम्हें करना है। न्याय पक्ष लेता है किसका? तुम अब दोनों में से किसके पक्ष में हो? तुम दोनों में से किसको सच्चा न्याय देगा? कह दे निर्भय जय हो जिसे, निर्भय होकर, तुम्हें किसी का डर रखे बिना निर्भय होकर तुम्हें बताना होगा कि तुम किसको विजय करोगे, किसको सच्चा न्याय दोगे। सुन लो तेरी बानी, बानी यानी कि वाणी। अब तू बोल और मैं सुनेंगे, तू किसके पक्ष में हाँ कहता है, किसको सच्चा न्याय देता है। अब तेरी बारी है बोलने की, अब तेरी बारी बोलने की, तू बोलेगा और मैं सुनूंगी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। राहुल तो कहानी सुनकर राहुल तो पीछे चला गया। माँ मैं इसे क्या न्याय दूं, मैं तो कब से तुम्हारी कहानी सुन रहा था, मैं किसको न्याय दूंगा, मैं तो सुन रहा था कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। अब राहुल कहता है यशोधरा से, कोई निरपराध को मार, कोई भी व्यक्ति, किसी मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी व्यक्ति कोई बिना अपराध के उसे मारता है तो जो सज्जन आदमी है उसे बचाता है, उसे मारने नहीं देता। कोई निरपराध को मारे, कोई व्यक्ति बिना अपराध के किसी को मारता है तो क्यों अन्य ना उसे उबारे यानी बचाना, उबारना, बचाना, तो दूसरा व्यक्ति क्यों ना उसे बचाए। रक्षक पर भक्षक को वारे, रक्षा करने वाला, जो रक्षा करने मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। न्याय दया का दानी, न्याय उसे ही मिलना चाहिए जिसके अंदर दया हो, जो दूसरों को बचाता हो, दूसरों की रक्षा करता हो, जिसके अंदर दया हो। सच्चा न्याय तो माँ उसी को ही मिलना चाहिए। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। अब यशोधरा राहुल से कहती है कि तुमने सच्चा न्याय दिया है, तुमने सच्चा न्याय दिया है, तुमने खूब अच्छी तरह से कहानी सुनी है और अंत में तुमने न्याय भी सच्चा दिया है, न्याय उसे ही मिलना चाहिए।
जो दूसरों को उबारे, दूसरों की रक्षा करे, दूसरों को बचाए, सच्चा न्याय नहीं मिलना चाहिए। अब हम इसका अनुवाद करेंगे। गौतम बुद्धનું બીજું નામ છે સિદ્ધાર્થ, એની પત્નીનું નામ છે યશોધરા, એના પુત્રનું નામ છે રાહુલ। આ કાવ્યની અંદર રાહુલ માં યશોધરાને એક કહાની, એક વાર્તા સંભળાવવાનું કહે છે કે માં મને તું એક વાર્તા સંભળાવ। ત્યારે યશોધરા ગૌતમ બુદ્ધના જીવનની જો એક સત્ય બનેલી ઘટના છે એ ઘટના એના પુત્રને સંભળાવે છે। मां कहे एक कहानी, मां तू मने एक कहानी संभळाव। त्यारे यशोधरा राहुलने एवुं कहे छे के शो ते मने तारी नानी समजी लीधी छे। हमेशा वार्ताओ कोण कहेता होय छे ते घरनी अंदर वडील व्यक्ति होय छे ए ज बाळकोने वार्ता करता होय छे। तो यशोधरा राहुलने एवुं कहे छे के शो ते मने तारी नानी समजी लीधी छे तो तू मने वार्ता करवानुं कहे छे। त्यारे राहुल एवुं कहे छे के आ महलनी बधी दासीओ એવું કહે છે કે તું મારી નાની ન હોય તો કાઈ નહીં, પણ તું મારી નાનીની દીકરી તો છે ને, એટલા માટે માં તું મને આજે વાર્તા સંભળાવ। એમ કરીને પોતે વાર્તા ચાલુ કરી દે છે કે માં તું મને વાર્તા કે, વાર્તામાં કોણ હતું, રાજા હતા કે રાણી હતા, એમ કહીને પોતે વાર્તા સંભળાવવાનું કહે છે। તું હવે યશોધરા રાહુલને એવું કે તું ખૂબ જ જીદી છો, હઠીલો છો, મારો માનીતો પુત્ર તું ખૂબ જ જીદી અને હઠીલો છો। હવે સાંભળ, તારે વાર્તા સાંભળવી છે તો સાંભળ। એક દિવસ વહેલી સવારે તારા પિતાશ્રી બગીચાની અંદર ભ્રમણ કરતા હતા। ભ્રમણ એટલે ઘૂમવું, બગીચાની અંદર ફરતા હતા અને આખા બગીચાની અંદર અલગ અલગ પ્રકારના ફૂલો ખીલેલા હતા। દરેક ફૂલોની સુગંધથી આખો જે ઉદ્યાન છે, આખો બગીચો છે એ ખૂબ જ સુવાસિત થઈ ગયો હતો। સવારનું વાતાવરણ હતું, પક્ષીઓ કલબલાટ કરી રહ્યા હતા, બગીચાની અંદર સરસ મજાની ફૂલોની સુગંધ આવતી હતી અને એ ફૂલોની ઉપર જે ઓસ, પાણીનું બિંદુ, જે ઓસ એકદમ હિમ ઠંડા પાણીનું જે બિંદુ છે એ ફૂલોની પાખડીઓ ઉપર જે પાણીનું બિંદુ હતું એ ધીમે ધીમે જે ઠંડા પવનનો જે લહરકો આવતો હતો એ પવનના લહરકાની સાથે જ એ પાણીનું જે બિંદુ છે એ ફૂલોની ઉપરથી એકદમ લહેરાઈને નીચે જમીન તરફ પડતું હતું। એટલામાં તારા પિતાશ્રી ફરતા ફરતા બગીચાની અંદર ફરતા હતા, એટલામાં એક ઘાયલ થઈ ગયેલો હંસ બગીચાની અંદર પડે છે। આ દ્રશ્ય જોઈને તારા પિતાશ્રી એકદમ ચકિત થઈ જાય છે, આશ્ચર્યમાં પડી જાય છે, કારણ કે હંસ છે એ બહુ ખરાબ રીતે ઘાયલ થઈ ગયેલો। માથાથી એની જે પાંખ, એક સાઈડની પાંખ છે એ માથાથી એકદમ ઘાયલ થઈ ગયેલી હતી, એને બાણ વાગેલું હતું। એ જોઈને તારા પિતાશ્રી છે તરત જ હંસને બંને હાથમાં ઉઠાવી લે છે અને હંસની ઉપર હાથ ફેરવે છે। ત્યારે હંસને ઘણી બધી શાંતિ મળે છે અને દિલથી અંદરથી એને એવું થાય છે કે હવે કદાચ હું બચી જઈશ, કોઈ સારા વ્યક્તિના હાથમાં આવી ગયો છું તો હવે મને નવો જન્મ મળશે અને હવે હું બચી જઈશ। એ હજી તો હંસને હાથમાં લઈને એની માથે હાથ ફેરવતા હતા, એટલામાં જે શિકારીએ આ હંસનો શિકાર કર્યો છે એ પોતાની જાતને ખૂબ જ મહાન માનતા હતા। એ શિકારી પોતાની જાતને ખૂબ જ મહાન માનતો હતો। એ એવું માનતો હતો કે આ હંસનો શિકાર મેં કર્યો છે એટલા માટે હંસ મારું જ હોય છે। પોતે પોતાનું જે નિશાન છે એ નિશાન ઉપર પોતે ગર્વ લેતો હતો, ઓહો મારું નિશાન તો ક્યારેય ફગે નહીં, મેં આ હંસને પોતાનું નિશાન બનાવેલું હતું તો હંસ પોતાનું નિશાન બની ગયો અને હંસ ઘાયલ થઈને પડી ગયું। પોતાની જાતને મહાન માનતો અંદરથી એટલો બધો દિલથી પોતે હરખાતો ગૌતમ બુદ્ધ પાસે શિકારી જાય છે અને જઈને જે પોતાનો શિકાર કરેલો છે એ માગે છે। એ તો એના દિલમાં ખૂબ જ હરખાતો હતો, કારણ કે એવું માને છે કે મેં મારું જે લક્ષ્ય હતો એ લક્ષ્યને સિદ્ધ કર્યું છે, પોતાની જાતને ખૂબ જ મહાન માને છે અને ગૌતમ બુદ્ધ પાસે જઈને પોતાનો શિકાર માગે છે। પણ ગૌતમ બુદ્ધ એને શિકાર આપતા નથી, કારણ કે એ તો પક્ષીને બચાવવા માંગતા હતા અને જ્યારે શિકારી છે એ પક્ષીને મારીને એનું
માંસ છે એ ખાવા પોતે માંગતો હતો। એક તરફ શિકારી છે, બીજી તરફ ગૌતમ બુદ્ધ છે। એ પક્ષીને બચાવવા માંગે છે, બીજી તરફ શિકારી છે પક્ષીને મારવા માંગે છે। હવે પછી આ વાત છે એ ચારે તરફ ફેલાઈ જાય છે। ચારે તરફ વાત ફેલાઈ જાય છે, વાત ખૂબ જ આગળ વધી જાય છે। એક તરફ સદય છે, બીજી તરફ નિર્દય છે। સદયનો મતલબ એવો થાય છે કે જે બીજાનું હિત કરતા હોય, જેના દિલની અંદર ખૂબ દયા હોય છે, એ સદય। અને નિર્દય કે જે દયાહીન છે, જેના દિલની અંદર દયા છે જ નહીં, એ નિર્દય। તો એક તરફ નિર્દયી છે, એક તરફ સદય છે। બંને પોતપોતાના વિષયમાં એકદમ વિવાદો કરે છે, ઝઘડાઓ કરે છે, વિવાદ કરે છે। પોતે બંને પોતપોતાના વિષયમાં અડગ રહે છે। જ્યારે શિકારી છે ને મારવા માંગે છે અને ગૌતમ બુદ્ધ છે ને બચાવવા માંગે છે। હવે યશોધરા છે એ રાહુલને એવું કહે છે કે બેટા, તું ક્યારનો વાર્તા સાંભળે છે, તો હવે આ વાર્તામાં કોને સાચો ન્યાય મળશે એ તું મને કહે। હવે હું તારી કઈક વાતો સાંભળો, તારે મને કહેવાનું છે કે આ બંનેમાંથી સાચો ન્યાય કોને મળશે। ને હવે છે રાહુલ છે, પેલા તો આ વાત છે ન્યાયાલયમાં પહોંચી જાય છે। એક તરફ સદય છે, એક તરફ નિર્દય છે ને આ વાત ખૂબ આગળ વધી જાય છે। ન્યાયાલયમાં પહોંચી જાય છે, બધા વાતને સાંભળે છે અને સમજે છે અને જાણે છે। અને યશોધરા રાહુલને કહે છે કે હવે તું સાચો ન્યાય કોને આપે છે, હવે મારે તારી વાત સાંભળવી છે। ત્યારે રાહુલ એવું કહે છે, માં, હું શું સાચો ન્યાય આપીશ, હું તો ક્યારનો બેઠો બેઠો વાર્તા સાંભળતો હતો, પણ મને એટલી ખબર પડે છે કે જે વ્યક્તિ કોઈ પણ અપરાધ વગર બીજાને મારે છે, ત્યારે જે સારો માણસ છે, સજ્જન માણસ છે, એ જે બિન અપરાધીને મારે છે ને મારવા દેતા નથી, એને બચાવી લે છે। જે વ્યક્તિ, જે દયાહીન વ્યક્તિ છે, કોઈ પણ પ્રકારના અપરાધ વગર બીજાને મારે છે, ત્યારે જે દયાળુ વ્યક્તિ છે, સારો માણસ છે, એ વ્યક્તિને મારવા દેતા નથી। વ્યક્તિ હોય કે પશુ પક્ષી હોય, પ્રાણી હોય, કોઈ પણ હોય, પણ એના જીવનું રક્ષણ કરે છે, એને બચાવી લે છે, એને મારવા દેતા નથી। તો માં, રાહુલ એવું કહે છે કે માં, મારા મત પ્રમાણે તો સાચો ન્યાય એને જ મળવો જોઈએ કે જે બીજાને બચાવે છે, એને જ સાચો ન્યાય મળવો જોઈએ। ત્યારે યશોધરા રાહુલને એવું કહે છે કે બેટા, તે જે વાર્તા સાંભળી છે ખૂબ જ સરસ રીતે સાંભળી છે અને સમજી પણ છે। તું આ વાતને સરસ રીતે સમજી શકો છો અને તે જે કઈ ન્યાય આપ્યો છે એ ખૂબ જ સાચો ન્યાય આપ્યો છે। ખરેખર ન્યાય એને જ મળવો જોઈએ કે જે સાચો વ્યક્તિ છે, બીજાનું રક્ષણ કરે છે, બચાવવા વાળાને ન્યાય મળવો જોઈએ, પણ મારવા વાળાને ન્યાય મળવો જોઈએ नहीं। अब हम इसका शब्दार्थ देखेंगे। सुरभि का मतलब है सुगंध, जलवल का मतलब है चमक, सर का मतलब है तीर, पक्ष का पंख, आकेटक का मतलब है शिकारी और आहत का मतलब है चोट खाया हुआ, घायल हुआ। अब कुछ वाक्य है, इस वाक्य का हमें काल परिवर्तन करना है। छात्रों, तुमने 7वीं कक्षा में काल परिवर्तन सीख लिया है, उसका अभ्यास कर लिया है। अब भूतकाल में से भविष्य काल बनाना है, भविष्य काल में से वर्तमान काल बनाना है। काल में 3 काल है, भविष्य काल, वर्तमान काल और भूतकाल। ये जो वाक्य है उसका काल परिवर्तन करना है। पहलू वाक्य है वो वर्तमान काल को है और उसे भविष्य काल में परिवर्तन करना है। मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, इस वाक्य का काल है वर्तमान काल, जो जाने की क्रिया अब चालू है। मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, जो कि कोई भी क्रिया चल रही हो, काम करने की कोई भी क्रिया चल रही हो, उसे वर्तमान काल किया जाता है। कोई भी क्रिया पूर्ण हो गई हो, उसे भूतकाल किया जाता है और कोई भी क्रिया आगे होने वाली है, उसे भविष्य काल किया जाता है। मैं अहमदाबाद जाऊंगा, भविष्य काल में परिवर्तन किया है इस वाक्य का। मेहुल मुंबई गया था, ये वाक्य भूतकाल का है। मेहुल मुंबई गया था, वो आगे गया है मुंबई से, इसलिए भूतकाल। अब इसको वर्तमान काल में परिवर्तन करना है। मेहुल मुंबई जा रहा है, मुंबई जाने की क्रिया मेहुल की चल रही है, इसलिए वर्तमान काल है। गीता आइसक्रीम खाएगी, भविष्य काल है। गीता
आइसक्रीम, गीता ने आइसक्रीम खाई नहीं है, खा नहीं रही है, लेकिन खाने वाली है। गीता आइसक्रीम खाएगी भविष्य काल में, उसका भूतकाल में परिवर्तन करना है। गीता ने आइसक्रीम खाई, गीता ने आइसक्रीम खा ली है, खाने की क्रिया पूर्ण हो गई, इसलिए भूतकाल, गीता ने आइसक्रीम खाई। फिर से हम वाक्य को देखेंगे। मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, वर्तमान काल है, इसका हमने भविष्य काल में परिवर्तन करना है। मैं अहमदाबाद जाऊंगा। मेहुल मुंबई गया था, मेहुल मुंबई गया था, भूतकाल है, उसका हमने वर्तमान काल में परिवर्तन करना है। मेहुल मुंबई जा रहा है। गीता आइसक्रीम खाएगी, एक काल भविष्य काल का है, हमें उसका भूतकाल में परिवर्तन करना है। गीता ने आइसक्रीम खाई, खा ली, खाने की क्रिया पूर्ण हो गई है, गीता ने आइसक्रीम खाई। इस तरह का जो काल परिवर्तन का वाक्य है वो परीक्षा में 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। ऐसा और भी वाक्य का तुम्हें अभ्यास करना है, टेक्स्ट बुक में है, स्वापोथी में है, उस सब का अभ्यास तुम्हें करना होगा। तो छात्रों, आज की जो कविता का हमने अभ्यास किया है तुम सबको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब अगले क्लास में ऐसा ही एक हम लेकर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।